Narayan Hari. Hello students. Students, the topic of today's class is how to write a model answer for IAS mains exam. And in this topic, we are going to discuss a question that was asked in 2021. Okay students, so let's start the question. The question is the political and economical needs. The political and economical needs of rulers, the रूलिंग क्लास की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड्स थी वो कंबाइंड हुई इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ मर्चेंट्स क्लास के साथ। क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि द पॉलिटिकल नीड्स एंड इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द रूलिंग क्लास, किंग्स की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड्स थी वो मर्चेंट क्लास की इकोनॉमिकल नीड्स के साथ कंबाइंड हो गई। Together provided the receptive cultural milieu in which Buddhism flourished. इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक नीड्स जो किंग्स की थी वो इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ मर्चेंट से मिली और इज इक्वल टू राइज किसका हुआ, बुद्धिज्म का। जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड्स को हमने मिला दिया किंग की और उसके साथ साथ ट्रेडर्स की इकोनॉमिकल नीड्स भी मिल गई तो इज इक्वल टू क्या हुआ, इज इक्वल टू राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो एक इक्वेशन बन गया, किंग्स की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड्स को मिला दिया और प्लस इकोनॉमिक नीड्स ऑफ ट्रेडर्स इज इक्वल टू राइज ऑफ बुद्धिज्म। तो राइज ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, जब किंग की नीड्स मिली और ट्रेडर्स की नीड्स मिली तो उससे राइज ऑफ बुद्धिज्म हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई विच पीरियड द क्वेश्चन बिलोंग्स। क्वेश्चन जो है कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, तो क्वेश्चन बिलोंग टू द पीरियड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का मतलब द टाइम पीरियड ऑफ 600 BC। 600 BC 6th सेंचुरी BC से ये क्वेश्चन लिया गया है और इस क्वेश्चन को जब हमें डिस्कस करना है तो इसमें हमें कमेंट करना है। मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि जो की नोट होता है एनालाइज करना है, सम अप करना है, ट्रेस करना है, इवेल्युएट करना है, एनालाइज करना है, क्रिटिकली एग्जामिन करना है, फ्लड ऑफ लाइट थ्रू फ्लड ऑफ लाइट ये लिखा हुआ है या कमेंट लिखा हुआ है। तो इसमें हमें कमेंट लिखा है तो हमें कमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपना प्रेजेंटेशन देना है, देन ओनली वी विल गेट द गुड मार्क्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्वेश्चन को समझना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंटेंट हो और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कमेंट या जो हमसे कीवर्ड पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रेजेंटेशन दें तो वी विल बी एबल टू राइट अ मॉडल आंसर। और यही आज मॉडल आंसर हम लोगों को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, क्वेश्चन को आपने किस तरह से समझा कि 600 BC का जो टाइम था दैट वाज द पीरियड ऑफ द लेटर वैदिक एज, व्हेन द लेटर वैदिक एज वाज गोइंग टू एन एंड। जब लेटर वैदिक एज खत्म होने जा रहा था 600 BC पर, तो उस पीरियड में, लेटर वैदिक एज के पीरियड में किंग्स जो थे उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, तो किंग की रिक्वायरमेंट इंपीरियलिज्म थी। इंपीरियलिज्म मींस दे वांटेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ देयर ट्राइब्स। अर्ली वैदिक एज में इस पीरियड से पहले का जो पीरियड था वो अर्ली वैदिक एज था, उसमें हमने देखा था कि किंग्स जो थे, जो आर्यन सोसाइटी थी दैट वाज अ ट्राइबल सोसाइटी एंड देयर वर मेनी ट्राइब्स। और ट्राइब्स का जो रूलर होता था दैट वाज द ट्राइबल किंग और रूलर। उनकी वॉर जो होती थी अर्ली वैदिक एज में काउस के लिए वॉर होती थी, उनका एरिया छोटा होता था। बट नाउ इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद्स। 1000 onwards what we people have seen that the janpads were converted into the महाजनपद्स और 16 महाजनपद बने थे और 16 में से 4 बाय और 4 के बाद एक मगध was important जब पूरी की पूरी कंट्री चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में आ गई थी, एक्सेप्ट द डीप साउथ का पोर्शन हम छोड़ देते हैं, चोल चेरा पांड्या का रीजन। अदरवाइज द होल ऑफ द कंट्री वाज अंडर द ग्रिप ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, दैट वाज द राइज ऑफ द यूनिवर्सल मोनार्क। तो इस पर्टिकुलर टाइम में किंग की नीड क्या थी, पॉलिटिकल नीड थी इंपीरियलिज्म, अपने एरिया को इंक्रीज करना। अब वो एरिया कैसे इंक्रीज होगा, वॉर से इंक्रीज होगा। व्हेन वन ट्राइब विल वॉर अगेंस्ट द अनदर ट्राइब देन द जनपद्स विल कन्वर्ट इनटू द महाजनपद्स। तो वो वॉर करेंगे और वॉर के लिए क्या जरूरी है, वॉर के लिए हमारे पास आर्मी होनी चाहिए। आर्मी जो लेटर वैदिक एज की थी दैट वाज अ स्टैंडिंग आर्मी और अर्ली वैदिक एज के अंदर जो टाइम पीरियड था 1500 टू 1000 BC का, उसमें अर्ली वैदिक एज में उनके पास कोई प्रॉपर प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी। rather at the time of the war the whole people of the tribe
जो सभी एडल्ट पीपल होते थे, मस्कुलर पीपल जो होते थे, वो वॉर किंग के साथ जाकर वॉर कर लेते थे। वो की स्पेशलाइज्ड पर्सनल आर्मी नहीं थी किंग की, जो एक स्टैंडिंग आर्मी हो, ऐसी आर्मी नहीं थी। और क्योंकि उनकी वॉर भी छोटी होती थी तो उनको स्टैंडिंग आर्मी की जरूरत भी नहीं थी। इन द लेटर वैदिक एज जब जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होने लगे तब उन्हें स्टैंडिंग आर्मी की रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि महाजनपद बड़े एरिया को हम एक प्रोफेशनली तरीके के बगैर नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो इसलिए दैट्स व्हाई दे नीडेड द स्टैंडिंग आर्मी। अब स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए दे नीडेड द टैक्सेशन, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी को सैलरी देनी पड़ेगी, तो टैक्सेशन उनकी इकोनॉमिकल नीड हो गई। तो दो नीड्स की बात की जा रही है पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में। एक तो पॉलिटिकल नीड थी, पॉलिटिकल नीड मतलब इंपीरियलिज्म, दे वांटेड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ देयर जनपद्स, इन दैट प्रोसेस महाजनपद से इमर्ज्ड। एक तो ये बात हुआ। दूसरा इकोनॉमिकल नीड थी उनको, दे नीडेड मनी टू मेंटेन ए स्टैंडिंग आर्मी। और मनी कौन देगा? नाउ द सोसाइटी वाज डिवाइडेड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। तो डिवीजन ऑफ लेबर में द क्षत्रियास वर असाइन्ड द जॉब ऑफ टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द टेरिटरी, एंड दे बिकम द किंग। Their job was not to give tax but to collect tax, और वो टैक्स लेकर फिर वो प्रोटेक्शन देंगे। तो टैक्स देगा कौन? ब्राह्मण्स भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि ब्राह्मण्स जॉब वाज व्हाट? ब्राह्मण जॉब वाज टीचिंग एंड प्रीचिंग, एंड दे यूज्ड टू प्रे फॉर द किंग्स विक्ट्री इन वॉर। और किंग उनको वॉर और किंग के लिए वो प्रेयर करते थे। तो टैक्स कौन देगा? टैक्स वो देंगे जो फार्मर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो एग्रीकल्चर का जॉब कर रहे हैं, एंड दैट जॉब वाज असाइन्ड टू द वैश्य। तो वैश्य के लिए इसीलिए हमने यहाँ पर तीसरा वर्ड जो आया था वो मर्चेंट्स है, जो वैश्य क्लास है। तो यहाँ का जो क्वेश्चन था हमारा, पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट इंपीरियलिज्म है, इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट टैक्सेशन है किंग की, इसके साथ साथ रिक्वायरमेंट मर्चेंट्स की भी रिक्वायरमेंट आ गई, उनकी भी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स थी। और ये जब सारी रिक्वायरमेंट्स मिली तो बुद्धिज्म का राइज हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इस टैक्सेशन मिला किंग को ट्रेडर से, और उससे उन्होंने स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन की, और इस स्टैंडिंग आर्मी से उन्होंने इंपीरियलिज्म किया, एंड द होल सर्कल कंप्लीट। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो इकोनॉमिकल नीड थी, अब हमें देखना है कि जो वैश्य क्लास थी, जो मर्चेंट क्लास थी, उनकी इकोनॉमिक नीड क्यों बढ़ रही थी। देखिए स्टूडेंट्स, in the early Vedic age there was no caste system, but in the later Vedic age the concept of caste system was there, and in that caste hierarchy Brahmins were at the top, then it was there followed by the Kshatriyas, and then the Vaishyas were there. तो वैश्य इस टाइम क्या देख रहे थे? The वैश्य और the merchant class in the later Vedic age become a powerful class. क्यों? बिकॉज दे यूज्ड टू गिव टैक्स टू द किंग। वो किंग को टैक्स देते थे और किंग उनको प्रोटेक्शन देता था। प्रोटेक्शन कैसे? सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाईवेज पर रॉबरी ना हो, और वो प्रॉपरली अपना ट्रेड, बिजनेस, एग्रीकल्चर प्रॉपरली कर पाए। तो टैक्सेशन एंड प्रोटेक्शन, द कंसेप्ट बिटवीन द किंग एंड द मर्चेंट्स वाज देयर। दैट्स व्हाई देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ क्लोजनेस इन बिटवीन द किंग एंड इन बिटवीन द मर्चेंट्स। और that happened in the later Vedic age, that was the 600 BC period, and in the initial stages there was closeness in between the Brahmins and the Kshatriya। अब closeness हमें दिखाई दे रही है क्षत्रियास और वैश्य के अंदर, ट्रेडर्स के अंदर। इनिशियल स्टेजेस में क्लोजनेस थी ब्राह्मण्स और क्षत्रियास के अंदर, बिकॉज ब्राह्मण यूज्ड टू प्रे फॉर द विक्ट्री फॉर द विक्ट्री ऑफ द किंग इन द वॉर्स। तो दैट इज व्हाई ब्राह्मण्स ऑक्यूपाइड एन इंपॉर्टेंट प्लेस, बिकॉज उनकी प्रेयर से ही किंग वॉर को जीतेगा। और दैट्स व्हाई द किंग वाज इंक्लाइंड टुवर्ड द Brahmins. But in the later Vedic age, what happened? The area and power of the king was very much increased. Initially, they had only tribal area होता था, उनके पास सिर्फ जनपद थे। अब उनके पास महाजनपद आ गए, सभा समिति का कंट्रोल भी किंग के ऊपर कम हो गया, किंग की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई। किंग की पावर बढ़ गई तो then the kings or the Kshatriya class started considering that they are more powerful. Why this Brahmins monopoly is there? तो उन्होंने, और उसके साथ साथ वैश्य ने ये सोचना शुरू कर दिया, ट्रेडर्स ने लेटर वैदिक एज में, कि व्हेन दे आर गिविंग टैक्स टू द किंग एंड किंग इज गिविंग मोर पावर टू अस, तो हमारा स्टेटस भी सोसाइटी में उठना चाहिए। अदरवाइज वैश्य का जो स्टेटस था वो थर्ड नंबर पर था। अब वैश्य ने देखा कि हम टैक्स दे रहे हैं, किंग हमें प्रोटेक्ट दे रहा है, तो हम किंग के ज्यादा नजदीक हैं। अब किंग के नजदीक हुए तो ब्राह्मण्स को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि नाउ दे आर अवॉइडेड, वो नेग्लेक्टेड हो रहे हैं, वो सोसाइटी में उनका स्टेटा कहीं उनसे छीन ना जाए, उनको ये डर लगने लगा। तो उसके साथ साथ यहाँ पर अब अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सोसाइटी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये तीन फील्ड इन्वॉल्व है। अभी तक हमने रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नहीं देखा, अब रिलीजन का इन्वॉल्वमेंट भी स्टार्ट होगा। कैसे? देखिए,
पहले तो पॉलिटिकल में तो इंपीरियलिज्म हो गया, इकोनॉमिकल में टैक्सेशन हो गया, और इकोनॉमिकल फील्ड वैश्य क्लास अपनी इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ाना चाहता था बिकॉज दे वांटेड टू इंक्रीज देयर स्टेटस इन द सोशल हायरार्की। वो सोसाइटी के अंदर अपनी स्टेज को ऊंचा करना चाहते थे, इसलिए वो अपना इकोनॉमिक कंडीशन सुधारना चाहते थे। और ब्राह्मण्स कहीं ना कहीं अपने आप को नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे। तो जब ब्राह्मण्स नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे तो अब हमें रिलीजन की एंट्री होगी, क्योंकि रिलीजन की क्यों एंट्री होगी, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन है वो रिलीजन पर जाकर ही खत्म हो रहा है। कहां रिलीजन पर जाकर खत्म हो रहा है कि राइज ऑफ बुद्धिज्म हो रहा है। हमने जो इक्वेशन बनाई थी वो क्या इक्वेशन बनी थी कि पॉलिटिकल नीड हमने देखी किंग्स की प्लस इकोनॉमिकल नीड्स, किंग की पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड दोनों मिल गई, प्लस उसके साथ साथ ट्रेडर्स की, मर्चेंट्स की इकोनॉमिक नीड भी मिल गई। हमने प्लस किया इकोनॉमिक नीड ऑफ द मर्चेंट्स। अब ये जो नीड्स मिल गई हैं, दो लोगों की नीड्स, दो क्लासेस की जो नीड्स मिल गई, तो उसके साथ उसके बाद बुद्धिज्म का राइज हुआ है। तो हम कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल और सोशल फील्ड को कंबाइन कर रिलीजन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यही हमारा क्वेश्चन था कि बुद्धिज्म का राइज हुआ। तो अब देखिए व्हाट हैपेंड इन द लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि जो ब्राह्मण्स थे और उसमें वेद लिखे गए, अर्ली वेद, जो ऋग्वेद था दैट वाज रिटन इन द अर्ली वैदिक एज and the ऋग्वेद was written from 1500 BC to 1000 BC, 500 साल के अंदर करीब ऋग्वेद पूरा हुआ। उसके बाद दूसरे वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण्स लिखे गए, फिर अरण्यक लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। तो ये सब हमारा लेटर वैदिक एज का लिटरेचर है। अब इस लेटर वैदिक एज के लिटरेचर में जब हम उपनिषद को डिस्कस करते हैं तो उपनिषद की फिलॉसफी क्या है? Upanishad says that the Almighty has given this human birth to us not to become a millionaire. हमें जो Almighty God ने, परमपिता परमात्मा ने जो मनुष्य का जीवन दिया है, जो जन्म दिया है, उसका अल्टीमेट एम ये है कि we have to, कि हमारी जो आत्मा है, we have to combine this, we have to amalgamate this human soul with the eternal soul. That is the मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य ने हमें जन्म दिया है। ये नॉलेज हमें मिली उपनिषद से। ब्राह्मण जो वेदों में जो लिखा उसका सार ब्राह्मण्स में मिला, उसकी समरी हमें अरण्यक्स में मिली और उसकी समरी हमें उपनिषद में मिली। तो उपनिषद का मेन सार हुआ मोक्ष प्राप्त करना। अब ये मोक्ष जो होगा वो कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मण्स, बिकॉज द ब्राह्मण्स वुड परफॉर्म द रिलीजियस सैक्रिफाइसेस एंड सेरेमनीज इन द नेम of the concerned people so that they could achieve moksha also as well as the worldly desire। और लोग अपनी इच्छाओं को और जो सांसारिक जरूरतों की उनकी रिक्वायरमेंट होती थी उनको पूरा करवाने के लिए भी हवन यज्ञ करवाते थे। तो दैट इज व्हाई द पोजीशन ऑफ द ब्राह्मण वाज इंपॉर्टेंट इन द सोसाइटी। अब लेकिन व्हाट हैपेंड with the passage of time, the religion become very much complicated. In the initial stages, what we have seen that the head of the family with the rest of the member of the family used to perform the religious sacrifice and ceremony within the four walls of their house. बाहर से किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं होती थी कि we have to perform a religious sacrifice and ceremony. But in the later Vedic age, what happened? The religion became very much complex, very much complicated. The ceremonies that could be performed in one day time, now they started completing time in several days to weeks, to several weeks, to months, and even years also. And all these religious sacrifice ceremonies took place in the Sanskrit language, and that was not the language of the masses. The language of the masses was the Pali, Prakrit, and Ardhavarti. तो peoples के और इसके साथ साथ जो ब्राह्मण्स थे, they become greedy also. They started exploiting the people in the name of the religion, and that was just like a commercialization of the religion. In the modern India, we have studied about the commercialization of agriculture. जो ब्रिटिश ने हमारे साथ किया था commercialization of agriculture, where they used to take the raw material from our country and flooded the Indian markets with the manufactured goods. So that was the commercialization of agriculture. Same commercialization of religion we have seen in the later Vedic age period, or the period which we are discussing in this particular question. So there was a monopoly of the Brahmins, and the common people was completely fed up of that type of monopoly, because they were forced to go for these rituals, costly sacrifices and ceremonies. उसके साथ साथ इन रिचुअल्स के अंदर जानवरों की बलि दी जाने लगी। जानवर जो थे, कैटल स्लॉटरिंग वाज देयर, और उसके अंदर बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो वैश्य क्लास थी, जो मर्चेंट क्लास थी, देयर जो कैटल वाज द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, and horses and dogs, they were the spinal cord of the trade also.
तो ट्रेड के लिए उनको ऑक्स की और हॉर्सेस की जरूरत पड़ती थी, और एग्रीकल्चर के लिए भी उनको ऑक्स की और दूसरे जानवरों की जरूरत पड़ती थी। और ब्राह्मण्स ने रिलीजन के अंदर सैक्रिफाइसेस को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इनकी स्लॉटरिंग और इनकी बलि देनी शुरू कर दिया। तो दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू द वैश्य क्लास, क्योंकि उससे उनका जो ट्रेड था, कॉमर्स था, वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो रहा था। दूसरा, क्षत्रिय जो किंग्स थे वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स की मोनोपोली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। दे आल्सो वांटेड टू रेज देयर सोशल स्टेटस मोर देन द ब्राह्मण्स, एंड वैश्य आल्सो वांटेड टू इंक्रीज देयर सोशल स्टेटस। सो दैट इज व्हाई देयर वाज क्लोजनेस इन बिटवीन द क्षत्रियास एंड इन बिटवीन द वैश्य। तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि ब्राह्मण्स ने सैक्रिफाइसेस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, उसके साथ साथ ब्राह्मण्स ने ये रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया कि समुद्र को पार नहीं करना, समुद्र यात्राएं नहीं करनी है, सी वॉयजेस नहीं करनी है आप लोगों को। दैट वाज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल टू द वैश्य क्लास। तो वैश्य क्लास का तो जो बेस था वो ट्रेड था, और ट्रेड के लिए उनको वॉयजेस भी करनी पड़ती थी, समुद्र यात्राएं भी करनी पड़ती थी। तो दैट इज अगेन द वैश्य क्लास जो थी वो दूर होती चली जा रही थी ब्राह्मण क्लास से। अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी था कॉमन पीपल का, और कॉमन पीपल जो थे वो एक नए धर्म की तरफ देख रहे थे कि जहां पर संस्कृत की कंपल्शन ना हो, पाली प्राकृत हो, और ये वायलेंस ना हो, और उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इसी वजह से देयर वाज द राइज ऑफ बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म में ये सारी चीजें नहीं थी। बुद्धिज्म में उन्होंने ये नहीं बोला लॉर्ड बुद्ध ने हो या लॉर्ड महावीर हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि गो अगेंस्ट द ब्राह्मणिज्म, रादर उन्होंने वो अप्रोच फॉलो की, दे फॉलोड द अप्रोच दैट वाज ऑफ नॉन वायलेंस। अगर वो नॉन वायलेंस को फॉलो करेंगे तो इट मींस स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल बंद होगा। इसके साथ साथ तो दैट इज व्हाई द पीपल बिकम वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड द बुद्धिज्म, एंड दैट बिकम ए कॉज of the rise of the Buddhism, and that was the question also. The question was, what was the political and economical need? Political need थी kings की imperialism, because they had to increase the area of their tribe. जब उनको ट्राइब का एरिया वो बढ़ाएंगे, अपने जनपद का एरिया बढ़ाएंगे, तो उसके साथ साथ महाजनपद बनेंगे। महाजनपद के लिए उन्हें आर्मी चाहिए थी, क्योंकि आर्मी से ही वो वॉर करेंगे और दूसरी ट्राइब को डिफीट करेंगे। और आर्मी के लिए उनको टैक्स चाहिए था, पैसा चाहिए था, और वो टैक्स उनको वैश्य क्लास देती थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हुआ पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल नीड ऑफ द रूलर जो थी, इंपीरियलिज्म प्लस टैक्सेशन, स्टैंडिंग आर्मी, उसके साथ साथ टैक्स दिया उनको मर्चेंट्स ने। तो इन दोनों के बीच में, दोनों क्लासेस के बीच में क्लोजनेस आ गई, और इस क्लोजनेस के साथ साथ तीसरा पॉइंट ये आया कि ब्राह्मण्स का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे सोसाइटी का इन द नेम ऑफ द रिलीजन, उसकी वजह से ब्राह्मण्स आइसोलेशन में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जा रहे हैं, एंड देयर वाज द राइज ऑफ द वैष्णव क्लास, एंड देयर वाज द राइज ऑफ दिस क्षत्रिय क्लास। दैट अल्टीमेटली, क्योंकि जो रिलीजन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ गई, जो डिमेरिट्स आ गई, जो नेगेटिव पॉइंट्स आ गए इन द नेम ऑफ द रिलीजन, उसकी वजह से एक नए धर्म की जरूरत थी, और उस धर्म को वैश्य क्लास ने बहुत जल्दी फॉलो किया, और रेस्ट ऑफ द पीपल आल्सो फॉलोड दैट, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज द राइज ऑफ द बुद्धिज्म। एंड यही हमारा क्वेश्चन था कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ रूलर्स कंबाइंड विद द इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ मर्चेंट्स class together provided the receptive cultural milieu in which Buddhism flourished। तो इन दोनों के मिलने से, क्षत्रिय और वैश्य के मिलने से उनकी नीड्स पूरी हो रही थी, वो एक दूसरे की नीड पूरी कर रहे थे, एक टैक्स कर रहा था और दूसरा उसको प्रोटेक्ट दे रहा था। तो इसके साथ साथ इसमें ब्राह्मण्स का एक्सप्लॉयटेशन आ गया, तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली देयर वाज द राइज ऑफ बुद्धिज्म। सो दैट वाज द क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आपको जो डाउट्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करें, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई टू यू। And in the next classes, we will discuss more questions which are frequently asked in the UPSC exam of 2021. Okay, students. Thanks.